अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नावल प्लस चैनल के मौजूद नाज़रीन और सामीन को खुश आमदीद कहते हैं। बेहतरीन उर्दू नावल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। अभी 3 दिन पहले ही मैंने अपने साथियों के साथ हाईवे रोड पर इस भरे हुए ट्रक को लूटा था, लेकिन माल ठिकाने लगाने से पहले ही पुलिस ने मुझे याद दबोचा था। पुलिस की गिरफ्त में आ जाने के बाद भी मुझे कोई खास घबराहट नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि पुलिस मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकेगी। लेकिन मुकदमे के दौरान अचानक हुस्ना ने वादा माफ गवाह बनकर अदालत में मेरे खिलाफ गवाही दे दी और उसकी गवाही के साथ ही खेल खत्म हो गया था। वक्त ने मेरे साथ ऐसी गहरी चाल चली थी जो मेरे महमो गुमान में भी नहीं थी। ये वही हुस्ना थी जिसकी दोस्ती, रफाकत और वफादारी पर मैं नाज़ा हुआ करता था। वो मेरे लिए एक मिसाली साथी थी, लेकिन वही हुस्ना उस दिन मेरी बर्बादी का पैगाम लेकर सरकारी गवाह के रूप में अदालत में खड़ी थी। उस वक्त मेरे दिल में आया था कि काश एक पल के लिए मेरी हथकड़ियाँ खोल दी जाएं तो मैं अदालत में उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दूँ। बादल, मैं सच कहती हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। उसकी कर्बनाक आवाज़ फिर मुझे माजी की यादों से निकाल कर हाल में ले आई। वो मध्यम आवाज़ और बेजान लहजे में कह रही थी, तुम्हारी जुदाई के ये 3 अज़ियतनाक बरस मैंने मौत की मानद गुजारे हैं। मुझ पर इतने जुल्म हुए हैं कि बस बंद करो अपनी बकवास। अचानक मैं इस तरह घर्ष कर बोला कि वो बुरी तरह सहम गई। ज़रा देर पहले उसके लिए हमदर्दी का जो एक हल्का सा जज्बा उसकी बीमारी का सुनकर मेरे दिल में उभरा था, वो मादी की भयानक यादों से टकरा कर पाश पाश हो गया था और मैं फिर पहले जैसा बेरहम और सफाक बादल बन चुका था जो उस वक्त इस बेवफा और गद्दार औरत को उसकी गद्दारी की सज़ा देने आया था, मौत की सज़ा। तुम पहले मेरी बात तो सब्र और सुकून से सुन लो, हुस्ना इल्तिजा मेज़ लहजे में बोली। बादल, हालात को समझने की कोशिश करो। मैं तस्लीम करती हूँ मैंने गलती की है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम किसी के जुर्म को माफ़ नहीं करते, लेकिन मेरी मजबूरियों को तो समझने की कोशिश करो। मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, तुम्हारे खिलाफ गवाही देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कभी मैंने ऐसा भूले से भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ सरकारी गवाह बनूंगी, लेकिन मैं एक औरत थी। मैं नाकाबिले बयान जिस्मानी अजियत ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती कि पुलिस ने किस तरह मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने पर मजबूर कर दिया था और उस वक्त से लेकर आज तक मैं पछताती रही हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि तुम अब तक अपने किए पर पछताती रही हो। मैंने अपने तर्क लहजे को दबाने की कोशिश की। बादल, क्या आदमी से गलतियाँ नहीं होती? वो बेजान से लहजे में बोली, और मैं तुमसे अपनी इस गलती की माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ खुदारा मुझे माफ़ कर दो। मैंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद वो मेरे जवाब का इंतज़ार करती रही, फिर उसने सकूत तोड़ा। अब आइंदा के लिए क्या सोचा है तुमने? इस धंधे को छोड़ दोगे या किसी और शहर में जाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दोगे? अब मैं कुछ भी करूं और कहीं भी जा कर रहूं, तुम्हारे लिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें फ़िक्र क्यों हो रही है? बादल, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। उसके लहजे में इल्तिजा थी। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरे बादल। ऐसे में मुझे तुम्हारी मदद की अशद ज़रूरत है। उसकी इल्तिजा सुनकर मैं सोच में डूब गया कि वो बार बार मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों बता रही है। क्या वो मेरे इरादे से वाक़िफ़ होगी है कि मैं उसे बीमार समझकर उसकी जान बख्श दूंगा? बादल, तुम अभी जेल से रिहा होकर आए हो, तुम्हें पैसों की अशद ज़रूरत है। हुस्ना की ये बात सुनकर मैं सोचों की दुनिया से निकल आया। मैं चौंक पड़ा था। वो कह रही थी, मेरे पास कुछ ज़ेवरात हैं जिनकी मालियत 4-5 लाख होगी। ज़ेवरात तुम्हारे पास? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें वो मालदार मोटा मुर्गा तो याद होगा जो मेरे बिछाए हुए जाल में फंसकर हलाल होने के लिए माही बेआब की तरह तड़प रहा था। हुस्ना ने मुझे याद दिलाने की कोशिश की। तुम्हारे जेल जाने से 6-7 माह पहले की बात है। याद आया? हाँ, मुझे याद है। मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा, मगर जिस दिन उसने होटल के कमरे में तुम्हें बुलाया था उस दिन उसकी बजाय तुम हलाल हो गई थी और वो खुशकिस्मती से बच गया था। मैं कभी हलाल नहीं हुई, हुस्ना ने हंसकर कहा। जब वो कपड़े बदलने गुज़लखाने में गया था, मैंने तुम्हारा दिया हुआ एक छोटा सा ऑटोमेटिक कैमरा निकाल कर टीवी सेट के ऊपर रखे हुए गुलदान में सेट करने की कोशिश की, तो उस वक्त मुझे पता चला कि कैमरे का बटन फंस गया है और कैमरा काम नहीं कर रहा है। मैंने लाख कोशिश कर डाली और तुमने वो कैमरा वापस करते हुए मुझे बताया था कि उस सेठ से तुम्हें सिर्फ 10,000 की रकम मिली है। उसकी तस्वीरें हासिल नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से वो मेरे हाथों ब्लैकमेल होने से बच गया था। हाँ, हुस्ना ने कहा। होटल के कमरे में जब मुझे मालूम हो गया कि माइक्रो कैमरा काम नहीं कर रहा, तो मैंने चालाकी ये की कि उसे तमाम वक्त बातों और खाने पीने में लगाए रखा और उसे अपने करीब नहीं आने दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक बार मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी तो शायद दूसरी बार वो मेरे हाथ नहीं लगेगा। मैं अपनी इस तरकीब में कामयाब रही और बहाना बनाकर दूसरी बार मिलने का वादा करके चली आई थी। हुस्ना के पास 4-5 लाख की मालियत के ज़ेवरात हैं। ये जानकर मेरे मुंह में पानी भर आया था।
वैसे भी मैं बिल्कुल क्लाश था और मुझे दोबारा अपने पाँव जमाने के लिए या शहर से निकल भागने के लिए रकम की ज़रूरत थी, इसलिए मैं सब्र से काम ले रहा था। लेकिन दूसरी बार तो कैमरा तुम्हारे पास था जिससे तुमने तस्वीरें बनाई थी। वही तस्वीरें दिखाकर मैंने उससे 1 लाख की रकम वसूल की थी। फिर ये ज़ेवरात तुम्हें कैसे और कहाँ मिले, और तुमने मुझे कभी इन ज़ेवरात के बारे में क्यों नहीं बताया? दूसरी बार वो मुझे किसी होटल के कमरे में नहीं ले गया था। हुस्ना ने फातहाना मुस्कुराहट के साथ बताना शुरू किया। उन दिनों उसकी बीवी बच्चे छुट्टियां गुजारने कनाडा गए हुए थे, इसलिए वो मुझे अपने बंगले पर ले गया था। मगर ये बात तुमने मुझे उस वक्त नहीं बताई थी कि वो तुम्हें बंगले पर ले गया था। मैंने उसके चेहरों को नज़रों की गिरफ्त में लेकर कहा, तुमने ये बात क्यों और किस लिए छुपाई? हाँ, मैं अपने इस जुर्म का इतराफ़ करती हूँ कि बंगले वाली बात मैंने नहीं बताई थी। उसके चेहरे पर नदामत की सुर्खी उभर आई थी। वो खजल सी होकर बताने लगी, और यही एक ऐसी बात है जो मैंने ज़िंदगी में दानिस्ता तौर पर तुमसे छुपाई है। असल में उस रात जब उसने मुझे पैसे देने के लिए अलमारी खोली तो वो नशे में डोल रहा था और उससे अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। 20,000 की 2 गड्डियाँ मेरी गोद में डालने के बाद वो अलमारी बंद करना भूल और फिर मेरी गोद में सर रखकर मदहोश हो गया। मैंने उसकी मदहोशी से फ़ायदा उठाते हुए उसकी अलमारी का जायज़ा लिया। मुझे एक खाने में एक चुरमी पोटली में बंदे कुछ ज़ेवरात नज़र आए। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर मैं वो ज़ेवरात उड़ा लूँ तो वो मेरे खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बता सकेगा। यही सोचकर मैंने ज़ेवरात की पोटली पर्स में रख ली। सुबह होते ही उसने मुझे जल्दी जल्दी अपने घर से रुखसत कर दिया, क्योंकि घर में काम करने वाली मुलाजमा और ड्राइवर आने वाले थे। वो नहीं चाहता था कि मैं उनकी नज़रों में आऊँ। मगर ये बात तुम मुझे उस वक्त भी बता सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखकर तेज़ लहजे में कहा, तुमने सिर्फ 20,000 के बारे में ही बताया था। हाँ, उस वक्त जो मुझे ऐसे लोगों से मिलता था मैं तुम्हें दे दिया करती थी, और ब्लैक मेलिंग के लिए कैमरे से खींची हुई फिल्में भी तुम्हारे हवाले कर दिया करती थी। हुस्ना ने गंभीर लहजे में बताया। बस यही ज़ेवरात वाली बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। उन्हें मैंने किसी आड़े वक्त के लिए छुपा लिया था, क्योंकि हालात कभी एक से नहीं रहते। मैंने ये भी सोचा था कि आज नहीं तो कल तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे मेरे होंठों पर एक तंज अमेज़ मुस्कुराहट उभर आई। मुझे उसकी बातों का यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा, शायद तुम मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाना चाहती हो कि तुमने सिर्फ मेरे लिए उन ज़ेवरात को जो बेहद कीमती है संभाल कर रख लिए और खुद फाके करती रही हो, बगैर इलाज के बीमारी में मरती रही हो। बादल प्यारे, मानो या ना मानो, इस बार हुस्ना के लहजे में एक अजीब सी कपकपाहट थी। एक बात यह भी है कि मैं अकेली उन्हें फ़रोख्त नहीं कर सकती थी। उनमें कीमती हीरों का एक सेट भी है। ज्वेलर इतना कीमती सेट देखकर मुझ पर शक भी कर सकता था, और अगर वो पुलिस को बुला लेता तो मैं क्या कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे आने तक उन्हें फ़रोख्त नहीं करूं। मेरे आने तक, मैंने तंज़िया लहजे में कहा, तुम इस मैदान की पुरानी और मंजी हुई खिलाड़ी हो। एक अरसे से इस धंधे में रहने के बावजूद तुम वो ज़ेवरात नहीं बेच सकी थी। इसका तो मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम्हें याद होगा कि इतने अरसे तक तुम्हारे साथ रहने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ या अकेली कभी ऐसी कोई चीज़ बेचने नहीं गई, इसलिए मुझे डर लगता था। उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वो कह रही थी कि वो एक बार भी लूटी हुई कोई चीज़ बेचने के लिए मेरे साथ नहीं गई थी। मैं भी हाशिम के साथ उन्हें फ़रोख्त करता था और हुस्ना को बता देता था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचानक हुस्ना ने इंतहाई मायूस कुन लहजे में कहा तो मैं चौंक पड़ा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी कि मुझ पर पिछले कुछ अरसे से क्या गुजर रही है। अब तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जान बचा नहीं सकूंगी। मैं दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे जी में आया कि कहूँ तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। आज मेरे हाथ से तुम अपनी जान बचा नहीं सकोगी। मगर इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता वो फिर बोली, इन्हीं ज़ेवरात की वजह से मेरी जान जाएगी। बादल, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इतना कहकर वो दोनों हाथों में अपना चेहरा ढांप कर सिसकियाँ लेने लगी। मैं चंद सातों तक उसे तकता रहा। कौन तुम्हें मारने की धमकियाँ दे रहा है? मैंने पूछा। कहीं वो सेठ तो नहीं तुमने जिसके घर थे ज़ेवरात चुराए थे? नहीं, मेरा ख्याल है उस सेठ ने तो अपनी इज्जत के खौफ के बायस पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। एक और बात यह है कि वो चोरी के ज़ेवरात खरीदता रहता है। ये ज़ेवरात शायद चोरी के थे, तो फिर और कौन है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दी है? बच्चा खान, हुस्ना ने फंसी फंसी आवाज़ में जवाब दिया। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उसके इल्म में कैसे आया कि तुम्हारे पास चुराए हुए ज़ेवरात हैं? तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने किसी को नहीं बताया। दो ही बातें हो सकती हैं, हुस्ना गंभीर लहजे में बोली। उस सेठ ने मुझसे अपने ज़ेवरात निकालने के लिए दरे पर्दा बच्चा खान का सहारा लिया और उसने ही उसे मेरे बारे में बताया हो, या फिर हाशिम ने बच्चा खान को ये बात बता दी हो। मुझे हाशिम पर भी शक है। हाशिम पर मुझ पर नए नए इंकशाफात हो रहे थे, इसलिए मेरा चुकता होना लाजिम था। ये कैसे हो सकता है? हाशिम और बच्चा खान में दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं है। मेरी वजह से बच्चा खान उसका भी दुश्मन बना हुआ है। मगर सवाल ये है कि हाशिम को ज़ेवरात का इल्म कैसे हो गया? बताती हूँ, हुस्ना ने धीमे लहजे में जवाब दिया।
تمہارے جیل جانے کے کچھ عرصے بعد جب بچہ خان نے اپنی دھاک پورے علاقے میں بٹھا دیا تو ہمارے زیادہ تر ساتھی ایک ایک کر کے اس کے گروہ میں شامل ہوتے گئے۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بھی اپنے گروہ میں آنے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے امراض کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی اور اس سے بتا دیا کہ اپنی بیماری کی وجہ سے اب میں دندہ کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ میرا جواب سن کر بچہ خان نے میری بات کا یقین کر لیا، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔